हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब जो नया चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है 23rd कीमो सिलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। ये जो चैप्टर है ये CSIR नेट और गेट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाला जो कंसेप्ट है वो उन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम समझेंगे और फिर बाद में आगे देखेंगे। तो कीमो सिलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, तो भाई कीमो सिलेक्टिविटी यहीं पे आने वाला है, तो मैं आप लोग को वहाँ समझाती हूँ, प्रोटेक्टिंग ग्रुप समझा देती हूँ यहाँ पे। तो भाई प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है? जैसे कि एक मेरे पास रिएक्टेंट है जिसमें मेरे पास OH प्रेजेंट है और साथ में NH2 प्रेजेंट है। अब मेरे को अगर एसिटाइलेशन करना है तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये OH का हाइड्रोजन रिलीज़ होके एसिटाइल ग्रुप यहाँ आ सकता है, या फिर NH का एक प्रोटॉन निकल के एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब मेरा जो रिएक्शन है, मतलब मेरा जो मोटिव है, मेरा जो प्रोडक्ट मुझे बनाना है, उस हिसाब से मुझे OH पे एसिटाइलेशन चाहिए, जबकि NH2 पे मुझे एसिटाइलेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके वजह से मैं क्या करूँगी, ये जो नाइट्रोजन के पास 2 प्रोटॉन्स है उसको मैं कोई और ग्रुप से रिप्लेस कर दूँगी। अब ये नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन्स अवेलेबल है फ्री, इसलिए एसिटाइलेशन करेंगे। अगर मैं उसको कोई दूसरे ग्रुप्स से अटैच कर दूँ तो वो पॉसिबिलिटी चली जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, ये जो नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन है उसको 1 बाय 1 रिप्लेस करके एक दूसरा ग्रुप ऐड कर दूँगी। R है ये, और दो हाइड प्रोटॉन थे, दोनों निकल के R हो जाएंगे। अब ये जो रिएक्टेंट है मेरा, जिसमें मेरा H2 नहीं है, तो वो रिएक्टेंट को अब मैं एसिटाइलेशन करूँगी। अब एसिटाइलेशन करूँगी तो ऑब्वियसली अब क्या बचता है पॉसिबिलिटी? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी कि ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ से चला जाएगा और O के साथ एसिटाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो तो ये जो चीज़ की हमने, ये क्या किया हमने, प्रोटेक्शन। तो किस में हमने प्रोटेक्शन किया? NH2 अननेसेसरी रिएक्शन ना दे, इसलिए हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्लॉकिंग एजेंट्स या ब्लॉकिंग ग्रुप्स। इसकी ब्लॉक क्यों? क्योंकि हमने उसको ब्लॉक कर दिया या फिर हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन वाला स्टेप। ओके, तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स मतलब जो ग्रुप्स, जैसे कि ये प्रोटॉन ऐसे ही नहीं चले जाने वाला और दूसरा ग्रुप ऐसे ही नहीं आ जाने वाला, तो स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, रिएक्शंस होती है, वो हम ये चैप्टर में देखेंगे। प्रोटेक्शन ग्रुप और डी प्रोटेक्शन। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने NR2 तो डाल दिया, अब मुझे ये NR2 चाहिए नहीं, मतलब मेरा जो रिएक्टेंट है उसमें मेरे को, प्रोडक्ट है उसमें मेरे को NH2 ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, एक और स्टेप करूँगी जिसमें मैं डी प्रोटेक्शन कर दूँगी। डी प्रोटेक्शन से क्या होगा, ये जो 2 R ग्रुप है वो डी मतलब निकल जाएंगे और वो दोनों के जगह NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट्स है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरा जो रिएजेंट है जो इनको डी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप लोग को आई होप प्रोटेक्टिंग ग्रुप और डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप समझ में आ गया हो। कीमो सिलेक्टिविटी देखते हैं। तो भाई कीमो सिलेक्टिविटी 3 टाइप की आती है। तो अगर आप लोग ने 20th चैप्टर का शायद वीडियो देखा होगा ना, तो उसमें हमने रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब समझा था। तो रीजियो सिलेक्टिविटी मतलब मैंने आप लोग को तभी वहाँ ऐसे समझाया था, जैसे कि हमारे बॉडी है, तो बॉडी में काफ़ी पार्ट्स है जहाँ, जैसे कि अगर मुझे टैटू करवाना है तो मेरे बॉडी पे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ मैं करवा सकती हूँ। जैसे कि मैं अपने हाथ में करा सकती हूँ, मैं पैरों में करा सकती हूँ, मैं अपने नेक पे करा सकती हूँ, मेरे अपने मतलब कितनी सारी रीजन्स है हमारी बॉडी की। तो जहाँ स्पेसिफिकली एक जगह पे करवाना हो मुझे टैटू, तो उसको बोलेंगे रीजियो सिलेक्टिविटी। सेम चीज़ को रिएक्शन में डालो, एक रिएक्टेंट और रिएजेंट। तो रिएजेंट के पास काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी होती है रिएक्टेंट पे अटैक करने की, जैसे कि वो कार्बन पे अटैक कर सकता है, वो ऑक्सीजन पे अटैक कर सकता है, वो डबल बॉन्ड पे अटैक कर सकता है। तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो हो गया रीजियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रीजन स्पेसिफिक या फिर रीजियो सिलेक्टिविटी। दूसरा आता है कीमो सिलेक्टिविटी, जो हम लोग यहाँ करेंगे, और एक है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। 3 सिलेक्टिविटी है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, विच, वेयर एंड हाउ। अगर उसका हिंदी कर ले तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, विच इज़ कौन सा, ओ सॉरी, विच इज़ कौन सा, वेयर इज़ कहाँ, और हाउ इज़ कैसे। ठीक है, वैसे देखा जाए ना तो आप लोग ने हिंदी में काफ़ी बार सुना होगा कि कब, कहाँ, कैसे। ये 3 क्वेश्चंस बहुत
जनरल क्वेश्चंस बोलते हम लोग, मतलब ऐसे फ़नी टोन में ही बोलते, कब कहाँ कैसे। तो कब की जगह आप कौन सा याद कर लो, कौन सा, कहाँ और कैसे। ये 3 क्वेश्चन पूछोगे तो 3 सिलेक्टिविटी हमें समझनी है, ये तीनों के क्वेश्चंस के बेसिस पे। उसका इंग्लिश कर दो, कौन सा मतलब विच, कहाँ मतलब वेयर, और कैसे मतलब हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले जो 2 नहीं करना हमें वो समझ लेंगे, फिर कीमो पे जाएंगे। तो रीजियो सिलेक्टिविटी मैंने आपको बताया वेयर इट विल रिएक्ट, कहाँ पे रिएक्ट करेगा। जैसे कि अगर डबल बॉन्ड है तो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड की, या फिर इस पोजीशन पे रिएक्ट करेगा। या फिर अगर मैं बेंजीन रिंग बनाती हूँ तो बेंजीन रिंग के अगर मैंने यहाँ कोई ग्रुप डाला है तो ऑर्थो पे रिएक्ट होगा, मेटा पे रिएक्ट होगा, पैरा पे रिएक्ट होगा। वो क्या है, वेयर इट विल रिएक्ट, दैट इज़ रीजियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होता है, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी मतलब कैसे, कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, जैसे कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी तो हमें पता ही है, वो सब कुछ है वो किसके बेसिस पे है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो वो रिएक्शन, जैसे कि अगर मेरा ये दो मैंने ये एक डबल बॉन्ड है, अगर मैं एक ग्रुप इनकम मतलब एक ग्रुप ऐड कर रही हूँ, ठीक है, तो अब वो ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ, तो अब वो अबव द प्लेन ऐड होगा या वो बिलो द प्लेन ऐड होगा। इसको हम बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। और वो तो हमें पता है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो अगर ये जो बाकी के ग्रुप्स है वो अगर सारे अबव द प्लेन है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ऊपर वाले प्लेन में ज़्यादा हो गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो अबव द प्लेन नहीं आएगा, वो कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन से। ठीक है, तो ये हो गया स्टीरियो सिलेक्टिविटी। इसका मतलब कैसे रिएक्ट करेगा, ऊपर से रिएक्ट करेगा कि नीचे से रिएक्ट करेगा। ठीक है, रीजियो सिलेक्टिविटी में मतलब कहाँ रिएक्ट करेगा। ठीक है, वेयर इट विल रिएक्ट, कौन से पोजीशन पे रिएक्ट करेगा। जबकि कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या पता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, जैसे कि हमने पहले अभी का रिएक्शन ही देखा, ये OH है, ये NH2 है, तो ये है अल्कोहल, ये है अमाइन। तो अब मैं अगर रिएक्टेंट ऐड करती हूँ तो विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, तो इसको हम बोलेंगे कीमो सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे कि आप बोलोगे ये जो सिलेक्टिविटी काम कब लगती है, कभी कभार हम लोग तो है ना लैब में ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो जिसका हमें स्ट्रक्चर मालूम होता है। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है तो वो मुझे मालूम है क्या मुझे चाहिए, तो वो जो बनाने के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को अगर कोई भी तरीके से चीज़ें हेल्पफुल रहे, जैसे कि अगर मेरे को OH पे रिएक्ट नहीं करना, मतलब आपके आँखों के सामने प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप उसको एनालाइज करके फिर उसका रिएक्टेंट बना सकते हो। रिएक्टेंट के बाद कौन सा रिएक्शन करना है, तो वो सब में ये जो सिलेक्टिविटी का जो नेचर है वो हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये जो अच्छा रीजियो सिलेक्टिविटी हमने 20th चैप्टर में उसका इंट्रो देखा था, मतलब एक बहुत छोटा पार्ट हमने देखा था। 24 चैप्टर में उसके बारे में डिटेल है। स्टीरियो सिलेक्टिविटी मतलब 32, 33 और 41 चैप्टर, मतलब ये स्टीरियो सिलेक्टिविटी, ये जो अबाउट द प्लेन स्टीरियो केमिस्ट्री आती है उसके बेसिस पे है। ठीक है, तो वो हम लोग तभी देखेंगे। ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर जो कि है 23rd चैप्टर, उसमें हम पूरा कीमो सिलेक्टिविटी देखेंगे। कीमो सिलेक्टिविटी मतलब फिर से बता दूँ, फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो, अगर हमारे रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो कौन से फंक्शनल ग्रुप पे हमारा रिएजेंट रिएक्ट करेगा, दैट इज़ कीमो सिलेक्टिविटी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मतलब काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल और अमाइन साथ में प्रेजेंट हो, या फिर अल्कोहल और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, दूसरा सल्फ़र SH प्रेजेंट हो। तो जो भी सारे थायोल, तो जितने भी सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि कार्बोनिल है, कार्बोनिल के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ये सारे जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप में से किस पे रिएक्ट होगा, दैट इज़ सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सिलेक्टिविटी का टॉपिक क्लियर कर दिया हो। ओके, इन्होंने है ना जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज़ इन लोग फिर से दिखा रहे हैं, तो आप लोग देख लो। ओके, तो देखो ये हमारा क्या है, ये हो गया कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो कब, कहाँ, कैसे, तो दिस इज़ रीजियो सिलेक्टिविटी।
ठीक है। रेडियो सिलेक्टिविटी मतलब ऑर्थो पे रिएक्ट करेगा, मेटा पे रिएक्ट करेगा कि पैरा पे रिएक्ट करेगा, मतलब कि जो ब्रोमीन इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, रेडियो सिलेक्टिविटी। ठीक है। अब देखो ये वाला, ये तो दिस इज ऑल्सो रेडियो सिलेक्टिव कॉन्जुगेट एडिशन, या तो 1,4 एडिशन हो सकता है, या तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो कहाँ पे, तो वो कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ कैसे, रेडियो सिलेक्टिविटी का क्वेश्चन था। ठीक है। फिर से आप लोग को बता दो कब कहाँ कैसे, ये 3 चीज़ें याद रखो, कब कहाँ कैसे। ठीक है। कब के जगह हमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कौन सा। ठीक है। तो कौन सा, कहाँ, कैसे। दिस इज स्टीरियो केमिस्ट्री, दिस इज रेडियो सिलेक्टिविटी, और ये है कीमो सिलेक्टिविटी। ठीक है। ओके। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें यहाँ समझाया है पैरासीटामॉल का। ठीक है। अब पैरासीटामॉल ये वाली दवाई है। ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर है। अब पैरासीटामॉल तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, क्योंकि ये एक मतलब बहुत एक बेसिक दवा है। अगर आपको बुखार हो या सर्दी हो थोड़ी भी माइनर में, तो वैसे तो बोलते डॉक्टर को रिकमेंड करके ही लेनी चाहिए, पर यूजुअली हम लोग पैरासीटामॉल बिना रिकमेंडेशन के ही ले सकते। ठीक है। तो पैरासीटामॉल ये वाली है। ठीक है। अब देखो इसका एक स्टेप पीछे जाओ, इसका अगर मैंने एसिटाइलेशन ना किया, जैसे कि ये, ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर में सेम चीज़ हो गई कि ये OH है और ये NH2 है। तो अगर मैं एसिटाइलेशन करूँ तो देखो पॉसिबिलिटी दोनों की है, यहाँ की भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ की भी है। इस तरफ एस्टर बनेगा और इस तरफ अमाइड बनेगा। ठीक है। अब मेरा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्या है, मेरा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ये है, मतलब मेरा N नाइट्रोजन पे एसिटाइलेशन होना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे ये OH का कुछ तो करना पड़ेगा। अब OH इज़ वेरी सेंसिटिव टू एसिटाइलेशन, अगर मैं एसिटाइलेशन करूँ तो OH तो होना ही होना है एसिटाइलेशन, पर मुझे उसको रोकना है। तो मैं क्या करूँगी, उसको कोई ना कोई तरीके से ब्लॉक कर दूँगी। तो उसको अगर मैं एक बार ब्लॉक कर दूँ तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है। तो ओके, हाँ, दूसरा तरीका है ना, ये हमने नया तरीका बताया आप लोगों को, मतलब ये जो रिसेंट डेवलप्ड मेथड्स है ये वो है। पहले लोग इन लोग क्या करते थे पता है, पहले के साइंटिस्ट, तो उन लोग को अब तभी वो प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं था। तो उन लोग क्या करते थे, ये जो रिएक्टेंट है इसको लेके इन लोग एसिटाइलेशन करते थे, तो ये दोनों पे आ जाता था एसिटाइल ग्रुप। फिर क्या करते थे उन लोग NH2O और H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करते थे। तो अब हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता था पता है, ये हाइड्रोलिसिस करे ना NaOH और बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, जो एस्टर ग्रुप है ना वो ब्रेक हो जाएगा, और ये जो अमाइड है ना वो ब्रेक नहीं होगा। अगर आप लोग ने वीडियो देखा होगा ना वो कार्बोनिल वाले चैप्टर्स का, तो उसमें हमने एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में समझी थी। तो अगर हम लोग बेसिक हाइड्रोलिसिस करते तो एस्टर का क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट के सिर्फ OH हो जाएगा। तो पहले उन लोग ऐसा करते थे, जैसे कि ये एक स्टेप, ठीक है, ये प्रोडक्ट ये एक स्टेप हो गया ना, देखो आप लोग, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, और फिर इसको वापस ये वाले ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग NaOH और H2O डालते, दैट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। ये पुराना तरीका था, पर अभी लेटेस्ट ये प्रोटेक्शन ग्रुप वाला आ गए, तो क्या करेंगे, जैसे कि एक ही स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाली जो ग्रुप है इसको मैं एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दूँ, तो मेरे एक ही स्टेप एसिटाइलेशन करूँगी और मुझे डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये एक नया तरीका, ये एक हमें हेल्पफुल इस तरीके से रहेगा। तो आई होप ये वाली रिएक्शन, पैरासीटामॉल वाली रिएक्शन से तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन के बारे में। अब आगे बढ़ते, तो उस नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ये वाली। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कीमो सिलेक्टिविटी। कीमो सिलेक्टिविटी मतलब फिर से क्या था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो कौन से फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करेगा, वो हो गया हमारा कीमो सिलेक्टिविटी। ठीक है। अब देखो ये वाली रिएक्शन, ये है हमारा ऑर्गेनोलिथियम, या फिर आप रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो, ये इन्होंने थ्योरी में लिखा है। ठीक है। या तो रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर आपने लिया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। सो ऑर्गेनोलिथियम को अगर आप लोग ये वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करो
तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर देखा जाए ध्यान से तो ये कीटोन पे भी रिएक्ट कर सकते हैं और ये एस्टर पे भी रिएक्ट कर सकते हैं। दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो है कीटोन प्रेजेंट और दूसरा है एस्टर प्रेजेंट। अब जब हमने रिग्नार्ड रिएजेंट वाले जो रिएक्शंस देखे थे कार्बोनिल चैप्टर्स में, तो उसमें हमने देखा था कि हमारा जो रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कीटोन के साथ भी टर्शरी अल्कोहल देता है और एस्टर के साथ भी टर्शरी अल्कोहल देता है, बट वाया कीटोन। मतलब एस्टर में से कीटोन बनता है पर वो आइसोलेट हो नहीं सकता है हमसे, इसलिए हम लोग इसलिए कीटोन डायरेक्टली टर्शरी अल्कोहल दे देते हैं। सो एस्टर से भी टर्शरी अल्कोहल और कीटोन से भी टर्शरी अल्कोहल देता है। अब बात ये है कि अब यहाँ प्रेजेंट है दोनों, तो अब क्या रिएक्शन होगी, क्या दोनों अल्कोहल में बनेगा या एक ही अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो होगा क्या। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट आती है रिएक्टिविटी की। तो कीटोन और एस्टर के कंपैरिजन में कीटोन जो है हमारा वो ज़्यादा रिएक्टिव है और एस्टर जो है वो कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो कीटोन है वो रिएक्शन देगा और एस्टर है वो रिएक्शन नहीं देगा। कंप्लीट रिएक्शन नहीं देगा ऐसी भी बात नहीं है, क्या होगा, यील्ड में फ़र्क आएगा। जैसे कि कीटोन वाले जो प्रोडक्ट्स है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे और अगर बाई चांस एस्टर भी हो जाएगा रिड्यूस, तो क्या होगा, वो कम क्वांटिटी में मिलेगा। सब फिर से सेम पहले क्यों होगा ये सब, क्योंकि रिएक्टिविटी कीटोन की ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ये कंपाउंड के कांटेक्ट में आया, तो सबसे पहले वो देखेगा कि रिएक्टिव कौन है, वहाँ रिएक्ट करेगा कीटोन से, कीटोन के साथ रिएक्ट कर लिया। अब उसके पास, ठीक है, अब दूसरा रिग्नार्ड रिएजेंट आया, अब उसके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो वो ये एस्टर को कर सकते हैं या वो कीटोन को। फिर से वो देखेगा कि भाई कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और एस्टर के साथ प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिलता है, तो हमें एक ये वाला प्रोडक्ट मिलता है जो आगे जाके ऑब्लीवॉन का एक वन ऑफ द स्टेप है सिंथेसिस का। फिर बाद में अपन ये इतना चीज़ एलिमिनेट कर दे तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो केमिस्ट एट फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइज़र मेड यूज़ ऑफ दिस थिंग। मतलब देखा जाए तो उन्होंने एक फ़ायदा उठाया ना रिएक्टिविटी की, तो वो चीज़ से उन लोग ने एक प्रोडक्ट लेके आए। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, अब ये जो है ना ये हमने कार्बोनिल के चैप्टर में किया था। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ का ये रीज़न क्यों है, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्डिहाइड क्यों है, फिर उसके बाद कीटोन क्यों है, उसके बाद एस्टर क्यों है, उसके बाद अमाइड क्यों है और उसके बाद कार्बोक्सिलेट क्यों है। तो ये जो है ना ये हमने एक कार्बोनिल का वन ऑफ द वीडियोज़ में किया देखा था। बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, पर आप लोग को मैं वीडियो का लिंक है ना साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपने नहीं देखा हो तो। बाकी आप लोग को अगर ये सीरीज़ जो है वो तो याद रखनी पड़ेगी कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले अल्डिहाइड की आएगी, फिर कीटोन की आएगी, फिर एस्टर की आएगी, फिर अमाइड की और फिर कार्बोक्सिलेट की, ठीक है। सो ये जो सीरीज़ है वो आप लोग याद रख लेना, उसके अकॉर्डिंगली हमें हमेशा ये काम लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ अभी कीमो सिलेक्टिविटी के बारे में देखते हैं, तो हम देखेंगे कि जो कीमो सिलेक्टिविटी है वो कितने तरीक़ों से होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला एक रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये वाला रिएक्टेंट में सबसे पहले मैंने ऐड किया सोडियम बोरोहाइड्रेट, दैट इज़ NaBH, ठीक है। अब इसमें कितने सारे, अगर आप लोग देखो तो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप है। ये एस्टर प्रेजेंट है, चलो अल्कोहल प्रेजेंट है, ये कार्बोनिल प्रेजेंट है और ये क्या प्रेजेंट है, Nr2 प्रेजेंट है, ले लो कोई भी ग्रुप, Nr2 प्रेजेंट है। तो NaBH4 किसका रिडक्शन करेगा इतने सारों में से, ठीक है। अब देखो ये NaBH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अल्कोहल का रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट होगा, किसी में नहीं, तो OH का तो नहीं होगा, ये सपोज कर लो कैंसर, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने बचे, या तो ये एस्टर को रिएक्ट करेगा, या तो ये कीटोन को रिएक्ट करेगा, या तो वो अमाइड के साथ रिएक्ट करेगा। अमाइड नहीं है, सॉरी, ये अमाइन है, ठीक है। तो एक्चुअली में NaBH4 है वो क्या करेगा, देखा जाए रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से तो ये जो कीटोन है वो पहले रिएक्ट करेगा, फिर हमारा एस्टर करेगा और फिर हमारा अमाइन करेगा। तो सेम चीज़ होगी
पर अलग अलग रिएजेंट के साथ इन्होंने दिखाया है। सोडियम बोरोहाइड्रेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ। कीटोन कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में। नेक्स्ट स्टेप है H2 रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और कार्बन। तो वो किसका होगा, अमाइन जो है वो हमारा रिड्यूस करेगा, ठीक है। और एक्चुअली में ये अमाइन रिड्यूस नहीं करता, ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप डी प्रोटेक्शन का रिएजेंट है, ये आप लोग को याद रखना है। अगर CH2PH मतलब बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है और अगर उसको रिड्यूस करना है तो हम लोग ये वाला रिएजेंट यूज़ करेंगे, तो ये जो CH2PH मतलब बेंजाइल ग्रुप जो है वो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा और हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब देखो ये हमारा जो रिएक्टेंट है इसमें CH2PH और CH2PH दो बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। बेंजाइल और बेंजोइल का डिफरेंस मालूम है ना, अगर हमारे बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो है बेंजाइल, और अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं बेंजोइल, ठीक है। खाली बेंजाइल एक है और दूसरा है बेंजोइल, एक O का एडिशन है, ठीक है। तो आई गेस ये भी मैंने पुराने एक वीडियो में करवाया है दोनों का डिफरेंस। सो हाँ, तो इसका जो रिडक्शन है मतलब ये आप लोग याद रखो, ये वाली चीज़ प्रेजेंट हो मतलब H2 और H2 को हम पैलेडियम और कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो CH2PH है मतलब बेंजाइल ग्रुप है वो क्या हो, डी प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो हमारा NH में ये ग्रुप भी ऐड हो गया, क्योंकि ये ग्रुप साथ में रिएक्टेंट में रिएजेंट में उन्होंने डाला था, तो पहले डी प्रोटेक्ट होगा। डी प्रोटेक्ट होने के बाद क्या होगा, हमारा NH2 प्रेजेंट होगा। NH2 में अगर हम लोग कोई दूसरा ग्रुप ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक प्रोटॉन रिमूव होगा और वो ग्रुप जो है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा और एक प्रोटॉन बचेगा, तो हो गया सेम चीज़, ठीक है। अब लास्ट स्टेप आया LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो उससे अब क्या होगा, अब ध्यान दो, अमाइन है ये तो रिड्यूस हो चुका, अल्कोहल रिड्यूस हो चुका, ये इसके ज़्यादा होने नहीं वाला, तो अब क्या बचा, एस्टर। तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो किसका रिडक्शन करेगा, एस्टर का। एस्टर को किस में रिड्यूस कर देगा, वो अल्कोहल में, है ना। तो हमें मिल गया अल्कोहल, डन। तो ये था अलग अलग तरीक़ों से किस तरीके से हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलोगे भाई पूरा क्या याद रखेंगे, पहले हमें NaBH4 याद रखना है, फिर H2 क्या करेगा, फिर LiLH4 क्या करेगा, और आगे आगे जाएंगे तो और कितने रिएजेंट्स आएंगे। समरी दे दी है इन्होंने खुद ने ही, आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डरने का कोई बात नहीं आता है। नेक्स्ट देखते रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स। ये जो सारे हैं ना अभी हम लोग कन्वर्जन ही करने वाले, और अगर अभी आपको सिर्फ मैकेनिज्म समझनी है, आपको याद नहीं रखना, तो डरना मत, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू अल्कोहल्स। तो अगर हम लोग NaBH4 के साथ रिएक्ट करें या फिर LiAlH4 जो है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यूजुअली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप में ही LiLH4 डाल देती तो मेरा कीटोन भी रिड्यूस हो जाता और मेरा एस्टर भी रिड्यूस हो जाता, ठीक है। और उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है NaBH4, तो NaBH4 क्या करेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसी को सिर्फ रिड्यूस करेगा, मतलब यहाँ कीटोन प्रेजेंट है तो वो सिर्फ कीटोन का उसने रिड्यूस किया, एस्टर का नहीं किया, ठीक है। और ये जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है ये तो हमने पहले भी देखी है कि क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो BH3 मॉलिक्यूल है वो हमारे इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, हमारे कीटोन के साथ, और फिर बाद में ये जो है ये BH3 वो स्टिल एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो एक NaBH4 मॉलिक्यूल जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट को रिड्यूस कर सकता है अल्कोहल में, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये BH3 हो गया, अब एक और रिएजेंट इसके साथ, दिस इज स्टिल अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अब ये फिर से एक और कीटोन के साथ रिएक्ट कर सकता है, फिर बाद में उसमें BH2 बचेगा, फिर भी वो उसके पास 2 प्रोटॉन है, तो जब तक उसके सारे खाली प्रोटॉन्स खाली नहीं हो जाते, बोरॉन अकेला नहीं रह जाता, तब तक वो काम कर सकता है। तो एक NaBH4 का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन को रिड्यूस कर सकता है। ये हमने एक्चुअली में पूरा मैकेनिज्म देखा था, ओके। ये कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म हो गया। हाउ टू रिड्यूस एस्टर्स टू अल्कोहल्स। एस्टर को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो LiBH4 और LiAlH4 दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं। In fact it has useful select
फॉर एसिड्स ओवर अमाइड्स दैट इज एलाइव। ओके, कुछ नहीं, इन्होंने वही चीज़ ली है कि AlH4 जो है उसमें है ना काउंटलेस फायर्स हो सकती है थ्रू केयरलेस हैंडलिंग। अगर हम लोग ध्यान से हैंडल ना करें तो उसमें काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए अगर दूसरी ऑल्टरनेटिव है तो हम लोग ज़रूर उसको प्रेफर करेंगे। तो क्या है दूसरा? तो LiBH4। LiBH4 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइल्डर रिएजेंट है। और स्पेशली देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और एस्टर भी प्रेजेंट है। तो उसने किसके साथ रिएक्ट किया? एस्टर के साथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन? एस्टर। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू रिड्यूस अमाइड्स टू अमाइंस। फिर से मैं बता दे रही हूँ, आप लोग को लगेगा बहुत सारी चीज़ें आ रही है एक साथ, पर पीछे समरी दी हुई है। हाउ टू रिड्यूस अमाइड्स टू अमाइंस। अमाइड हो गया CONH2 और अमाइन हो गया CH2NH2। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग रिड्यूस? देख लेते हैं। LiLH4 के साथ भी कर सकते हैं। ओके, LiLH4 के साथ ही कर सकते हैं। इन्होंने दोनों की मैकेनिज्म दिखाई है, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स और रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, तो आप लोग देखो कि सबसे पहले क्या होगा। एस्टर का देख लेते हैं। तो एस्टर में क्या होगा? सबसे पहले हमारा जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका जो एक प्रोटॉन है वो हमारे रिएक्टेंट मतलब कीटोन या एस्टर में चला जाएगा। और जैसे ही वो चला जाएगा अब बनता है टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो निकल जाएगा। तो OR जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा और फिर बाद में हमें हमारा कीटोन मिल जाएगा वापस। और फिर बाद में हमारा जो Li है वो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको इतना स्पीड में ये रिएक्शन का मैकेनिज्म इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमने है ना एक्चुअली में सेम टू सेम रिएक्शन विथ स्टेप्स हमने देखी हुई है कार्बोनिल चैप्टर्स में। ओके, सेम चीज़ है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो रिडक्शन ऑफ अमाइड्स में क्या होना है? अच्छा देखो, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स और ये एक फ़र्क पड़ेगा क्या? तो देखो ये जो हमारा NR2 है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए वो रिलीज़ नहीं होगा। जबकि OR जो है आप लोग को मालूम है OR माइनस है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो निकल जाएगा और हमें हमारा कार्बोनिल ग्रुप मतलब जो ये Li है वो उसकी जगह प्रोटॉन मिल जाता है। पर यहाँ क्या होता है कि हमारा जो NR2 है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उससे क्या होगा, ये जो O और एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड बनता है तो वो लोग निकल जाएंगे, वो जो ग्रुप है वो निकल जाएगा। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड ये जो कार्बन था वो यहाँ देखा है तो हमने कार्बन के साथ यहाँ वो कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे, पर यहाँ वो ऑक्सीजन निकल गया इसलिए यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहे। ठीक है, तो ये अगर आप लोग को याद हो तो ये इमीनियम आयन है और फिर बाद में ये बन गया अमाइन हमारा। ठीक है, सेम रिएक्शन हमने देखी हुई है, कोई नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आती है हाउ टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू अल्कोहल्स। तो भाई क्या तरीका है? BH3 यूज़ करके। तो BH3 क्या है? उसको B2H6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, दैट्स इट। ओके, इन्होंने ये दिखाया फिर से मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म हमने जो पिछली देखी थी बोरॉन वाली सेम होने वाली है। क्या होता है, हमारा जो BH3 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, सबसे पहले एक BH3 मॉलिक्यूल देखो OH है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा, तो एसिडिक प्रोटॉन है तो वो निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा BH2। ठीक है, अब क्या होगा, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो सकता है जिसमें ये एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फिर अब बोरॉन के पास एक भी ये नहीं बचे, प्रोटॉन नहीं बचे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो हमारा रिएक्टेंट है फिर से सेम चीज़, एक BH3 का मॉलिक्यूल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है ना, समझ रहे हो? +3 × H2, क्योंकि ये जो इसका एक H में प्रोटॉन OH का एक H और एक बोरॉन का H, तो वो दोनों क्या बनाएंगे, H2। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हमें मिले और हमें एक बोरॉन ने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, फिर से रिएक्शन सेम चीज़, हम लोग सिलेक्टिविटी के बारे में देखें तो हमारा जो देखो ये वाले में एसिड और एस्टर दोनों प्रेजेंट है, एसिड और एस्टर। तो BH3 क्या करेगा, तो BH3
एसिड को प्रेफरेंस देगा। BH3 अगर इसी के जगह मैं NaBH4 LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्रेट यूज़ करूँ तो क्या कौन रिड्यूस होगा? हमारा एस्टर रिड्यूस होगा और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ है हमारा कीटोन, कीटोन के साथ है कार्बोक्सिलिक एसिड। BH3 के प्रेजेंस में कौन रिड्यूस होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा, कीटोन जैसा का वैसा रहेगा। डन। ओके सो अब क्या होगा? ओके इन लोग ने एक ऐसी रिएक्शन दिखाई है जहाँ पे मतलब एक इनांशोमर का पैर बन रहा है। ठीक है, अब इनांशोमर मतलब मालूम है ना आपको कि एक मतलब एक जो है उसका दूसरा का मिरर इमेज होगा। तो एक ही रिएजेंट इन लोग एक ही रिएजेंट किया इन्होंने, पर रिएजेंट अलग अलग के वजह से उन्होंने दो अलग इनांशोमर्स बनाए। तो भाई कैसे? जैसे कि ये इन्होंने लिया इनांशोमर, अब ये एक उन्होंने लिया रिएक्टेंट। सबसे पहले BH3 ऐड किया, BH3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? COH रिड्यूस होगा और एस्टर रिड्यूस नहीं होगा। COH रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये इसमें ये जैसा का वैसा रहा। तो अब हमें क्या मिलेगा? एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे ऑपोजिट एंड पे देखो। तो ऑपोजिट एंड पे क्या है? इन्होंने LiBH4 डाला। तो LiBH4 मैंने आप लोगों को क्या बोला, क्या होगा? COH को रिड्यूस नहीं करेगा, इसको कर देगा अल्कोहल में। इसको इसने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। C डबल बॉन्ड O हो कार्बोनिल, और अगर OH जो मतलब प्रेजेंट हो तो आपको पता है कि ये एक रिंग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से रिंग फॉर्म करेगा। तो रिंग फॉर्म करेगा तो देखो ये और ये एक दूसरे के इनांशोमर्स फॉर्म हुए, मतलब रिएक्टेंट एक ही है, सिर्फ हमने रिएजेंट को वेरी किया तो हमें एक ही कंपाउंड के दो इनांशोमर्स मिले, है ना। तो ये दिस इज़ ब्यूटी, ऐसा इन लोग यहाँ बताना चाहते हैं। ठीक है, सेम चीज़ फिर से इन्होंने किया, कीटोन लिया और अमाइन लिया। तो BH3 अब किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो BH3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो किसके साथ? कीटोन। और अमाइन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? कीटोन, और फिर अमाइन आएगा। ठीक है, सेम एक और रिएजेंट ले लो। ये है ना, आपको क्या है पता है? ये जो रिड्यूसिंग एजेंट की जो फंक्शंस है ना, अगर वो आपको मालूम पड़े ना तो आपको इतना मज़ा आएगा ये चैप्टर सॉल्व करने में। पर अगर आपको वही ना समझ में आए ना तो आपको ऐसा लगेगा यार कितनी चीज़ें याद रखनी है ना। तो कोशिश करो कि आप लोग को मेन चीज़ें याद रखो, तो रिएक्शंस हमेशा आसान रहेगी। अब देखते ये यहाँ देखो, एस्टर है, कीटोन है और अमाइन भी है। तो BH3 फिर किसको रिड्यूस करेगा? अभी भी वो कीटोन को ही रिड्यूस करेगा और बाकी दोनों को नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, रिएक्शन का मैकेनिज़्म दिया है उन्होंने। मैकेनिज़्म हमने देखी हुई है पहले भी चैप्टर में, आप लोग को मैं फिर से करवाऊँ क्या? एक्चुअली BH3 की सेम रिएक्शन है, तो आप लोग देख लो क्योंकि हार्ड नहीं है। ठीक है, और एक ही चीज़ मैं 10 बार रिपीट करूँ आप लोग बोर हो जाओगे। सो हाउ एस्टर्स और अमाइड्स टू एल्डिहाइड, किसको? एस्टर या अमाइड को हमें एल्डिहाइड में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये वाला जो हमने रिएक्शन है ना पहले देखी हुई थी कि हम लोग इन्होंने क्या किया पता है? एस्टर को किस में कन्वर्ट करना है? एल्डिहाइड में। ठीक है, अब हमें को ये मालूम है कि अगर आप रिग्नार्ड रिएजेंट करो ऐड या फिर कोई भी रिएजेंट करो तो एस्टर का रिडक्शन किस में हो रहा था? अभी तक हम लोग ने देखा तो भाई अल्कोहल में हो जा रहा था, है ना। पर मुझे क्या चाहिए? एल्डिहाइड चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली में, एस्टर के बाद एस्टर रिड्यूस होता है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड रिड्यूस होता है अल्कोहल में। ठीक है, पर ये जो स्टेप है मतलब एस्टर और एल्डिहाइड का और एल्डिहाइड और OH का, ये इतना स्पीड में है कि हमें एस्टर से डायरेक्टली अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ये जो एल्डिहाइड है ना उसको बीच में से एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, तो फिर सेम चीज़ इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जैसे कि हमारा पुराना तरीका इन लोग ने क्या किया हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली नया तरीका तो तब आया नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? एस्टर को लिया पहले और उसको रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में। ठीक है, अब मुझे चाहिए एस्टर में से मुझे चाहिए एल्डिहाइड, मुझे एस्टर में से एल्डिहाइड चाहिए, अल्कोहल नहीं चाहिए। तो क्या किया है? ये जो अल्कोहल है अब उसको अगर मैं रिड्यूस करूँ रिड्यूस नहीं ऑक्सीडाइज करूँ क्रोमियम के प्रेजेंस में, क्रोमियम 6 के प्रेजेंट में, तो क्या होगा? हमारा अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, है ना। पर
अभी नया तरीका ऐसा है, जैसे कि अगर मुझे एक ही स्टेप में अगर मुझे एस्टर से एल्डिहाइड चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगी, तो भाई अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है उससे हम लोग ने नया रिएजेंट निकाला, वो है डाइबाल। सो डाइबाल एच भी बोल सकते हैं उसको, या फिर डाइबाल भी बोल सकते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो अगर मैं मेरा एस्टर को डाइबाल के साथ रिएक्ट करूँ एट -70 डिग्री, मतलब लो टेम्परेचर, ये याद रखो लो टेम्परेचर ज़रूरी है, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, डायरेक्ट एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब वो जो अल्कोहल, मतलब एक स्टेप पूरा स्किप हो गया ना। इससे आपकी है ना, देखो प्रोडक्टिविटी पे कितनी असर पड़ेगी। मतलब अगर आपके पास इंडस्ट्री है, आपको अभी तक आपको पुराने तकनीकों से अगर आप लोग इंडस्ट्री चला रहे हो तो आपको ये 2 स्टेप करना था। अगर आप लोग अभी लेटेस्ट डालो तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक रिएजेंट लाना है डाइबाल एच, टेम्परेचर मेंटेन करना है कम। तो अब उससे आपको क्या, ये भी ज़रूरत नहीं है ना, क्रोमियम ज़रूरत है आपको, ना बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, डायरेक्टली एक ही स्टेप में आप डाइबाल एच से एल्डिहाइड बना दे रहे हो, तो ये हमें एक बेनिफिशियल भी है। तो कौन से तरीके से देखो तो भाई, अगर पैसा फाइनेंशियली देखे तो भी बेनिफिशियल है और टाइम सेविंग भी है ना, कि 2 स्टेप से में करने से अच्छा हमने एक स्टेप में किया। सेम लैक्टोल के बारे में बता रहे हैं, सॉरी लैक्टोन के बारे में बता रहे। तो अगर हम लोग एस्टर का फिर से बता रही हूँ, एस्टर का डाइबाल के साथ रिएक्ट करो तो क्या मिलना चाहिए, हमें एल्डिहाइड मिलना चाहिए। अब आप बोलोगे यहाँ एल्डिहाइड तो मिला ही नहीं, पर एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये जो एल्डिहाइड है और ये OH है, तो सपोज़ करो ये प्रोडक्ट मिला, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर हमारे पास कार्बोनिल और OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे ऐसे जगह प्रेजेंट हो कि ये दोनों की इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर एल्डिहाइड बन भी जाता है तो वो क्या करेगा, फिर से रिंग फॉर्म करेगा लैक्टोल में। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान दो तो हमने क्या किया, लैक्टोन से, मतलब कीटोन था उससे हमने बना दिया लैक्टोल, है ना। तो ये कोरे की सिंथेसिस का मेथड था, एज इज इन द रिएक्शन ऑफ EJ कोरे सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो ये एक अच्छा मेथड भी था तभी रिएक्शन के लिए। अब आते हैं हम लोग लास्ट में। ठीक है, तो भाई ये रिएक्शन वही है, देखो ये कीटोन है, ये अमाइन है, LiLH4 के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला प्रोडक्ट में, हमें हमारा जो NMe2 था वो निकल गया और हमें हमारा एल्डिहाइड मिला, है ना। ये ऐसे नहीं देखते हम लोग, इसको देखते अमाइड के फॉर्म में। इसको हम लोग को अलग अलग नहीं लेना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये CONH2 के जगह NR2 है, तो ये क्या है, अमाइड है। इसको कीटोन और अमाइन कंसिडर मत करो। तो ये तो वही बात हो गई ना, इसको अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अगर मैं इसको कीटोन और इसको अल्कोहल कंसिडर करूँ तो वो गलत है। तो ये कंबाइंडली क्या है, अमाइड प्रेजेंट है। तो अमाइड को इन्होंने देखो वो एक स्टेप में कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना वो इन्होंने यहाँ बताया है। ठीक है, एक और रिएक्शन है जिसमें सेम इन्होंने क्या किया, साइनो को डाइबाल एच के साथ रिएक्ट किया, तो क्या होगा प्रोडक्ट इन लोग को, सेकेंड स्टेप विथ हाइड्रोलिसिस क्या मिला इनको, एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कैसे पता कि डाइबाल किस किस को रिड्यूस करता है, तो भाई डाइबाल इज ऑल्सो, इधर इन्होंने थियोरी में दिखा, इट इज़ ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग फॉर नाइट्राइल्स और क्या क्या देखा हमने, अमाइड, नाइट्राइल्स और एस्टर्स। ठीक है, तो ये 3 जो फंक्शनल ग्रुप्स है, ये तीनों को बिना बीच वाले ग्रुप में कन्वर्ट करके ये सीधा तीनों एल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे होंगे, इन प्रेजेंस ऑफ डाइबाल या फिर डाइबाल एच। ठीक है, अब आपको अभी तक पता नहीं क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, ये चार्ट याद रखो बेस्ट है। ठीक है, अभी तक हमने मैकेनिज़्म ही देखी और ऐसी सारी चीज़ें देखी जो हम लोग ने पहले पढ़ चुकी है, हमने कार्बोनिल वाले चैप्टर्स में ये सारी थियोरी करती है। पर यहाँ स्पेसिफिकली हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम लोग कीमो सिलेक्टिविटी समझ रहे हैं, अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है। ओके, ऑरेंज कलर की लाइन मतलब रिड्यूस्ड स्लोली और रेड मतलब नहीं रिड्यूस हो रहा। ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने इमीन दिया है। इमीन एक सब अच्छा, ये अभी तक हमने जो अभी
यही चैप्टर में सीरीज़ देखी थी, वो इतनी ही सीरीज़ देखी थी, और उनसे भी ज़्यादा रिएक्टिव है इमीन। ठीक है, तो इमीन हम याद रखेंगे कि इमीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इमीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव हो, इसका मतलब वो मोस्ट ऑफ द रिएजेंट से पॉसिबल है। क्यों? अगर मैं कोई भी रिएजेंट ले लूँ, NaBH4 ले लूँ या कोई भी रिएजेंट ले लूँ, वो अगर हमारा रिएक्टेंट में इमीन प्रेजेंट है, वो तो इमीन ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसने रिएक्टेंट पे डिपेंड किया। इसकी रिएक्टिविटी ही इतनी ज़्यादा है कि ये सारे सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगी। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करो, इमीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइन में। ओके, नेक्स्ट है आल्डिहाइड। आल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में। तो कौन कौन कन्वर्ट करेगा? सारे चीज़ें करेंगे। क्यों? क्योंकि आल्डिहाइड भी एक अच्छा रिएक्टिव है, पर NaBH4, LiBH4 और ALH4 ये लोग स्पीड में करेंगे, और सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट और BH3 ये लोग उसको कम, स्पीड कम होगी, पर ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पर यूजुअली BH3 है ना, वो अगर अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो ना, तो बाकी ग्रुप को छोड़ के वो सिर्फ ये दोनों ग्रुप को रिड्यूस करेगा। ठीक है, सेम चीज़ है कीटोन की। तो कीटोन में क्या होगा? ये तीनों के साथ अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। सेम कीटोन और आल्डिहाइड की सेम रिएक्शंस है। और आपको फिर से याद करवा दूँ, कीटोन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ क्या देता है? सेकेंडरी अल्कोहल देता है। पर अगर हम लोग हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करें, तो रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वो टर्शरी अल्कोहल देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। एस्टर, तो भाई एस्टर जो है वो सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं देगा। NaBH4 और BH3 के साथ वो स्लो देगा। मतलब एस्टर अच्छे से रिड्यूस कहाँ हो सकता है? LiALH4 में या LiBH4 में। बात करते हैं अमाइड की, तो अमाइड ये ऊपर के तीनों रिएजेंट में नहीं देता रिएक्शन। LiBH4 और BH3 में वो रिड्यूस हो जाएगा, किस में? अमाइन में, अमाइड से अमाइन। लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे अमाइड के जैसा, बस डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो LiLH4 में भी बहुत स्लो रिएक्शन देता है। तो देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? BH3। ठीक है, तो वो किस में रिड्यूस करेगा? फिर से उसको अल्कोहल में ही रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो आप अगर आगे की पूरी थियोरी समझो या ना समझो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ये टेबल याद रख लोगे ना, आपके काफ़ी सारे रिएक्शंस हमें आसानी से क्लियर हो जाएंगे, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, ये तीनों चीज़ इन्होंने ऊपर लिखी है, वो भी बता देती हूँ मैं आप लोग को। एस्टर में हमने देखा था, एस्टर डाइवाल के साथ प्रेजेंस में क्या देगा? आल्डिहाइड देगा। अमाइड है वो LiLH4 के प्रेजेंस में भी आल्डिहाइड देगा। और लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो वाया एसाइल क्लोराइड है, दे रहा आल्डिहाइड ही है, पर इन्होंने अभी तक करवाया नहीं है, आगे जाके करवाएंगे। ठीक है, तो हो सके ना तो आगे की थियोरी आप लोग पूरा निगलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, ये टेबल याद रखो। पर हाँ, एक चीज़ साथ में लिख दो, ये जो डाइबाल है उसके साथ ये भी लिख दो कि एस्टर के साथ हमने कौन से ग्रुप्स देखे? साइनो और अमाइड। ये दोनों ही ग्रुप्स भी हमें आल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय गाइस।